25 से 27 जून 2025 एससीओ की एक मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की चाइना में हुई। इस मीटिंग में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भाग लिया और एक पूरा डेलीगेशन भारत की तरफ से भी चीन गया। ये पहली बार है कि जब गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन के बीच में एक हाई लेवल की इस इंटरेक्शन को अंजाम दिया गया। राजनाथ सिंह ने मुलाकात अपने चाइना के काउंटर पार्ट डोंग जुन से भी की। इस मुलाकात के दौरान भारत और चीन के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात का समर्थन किया कि आने वाले समय में भारत और चीन एक नए चैप्टर को खोलने जा रहे हैं रिलेशनशिप के। और ऐसा माना भी जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री इस साल के अंत से पहले पहले चीन का एक दौरा भी करेंगे। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि चीन के दौरे के दौरान, चाहे प्रधानमंत्री का आने वाले समय में हो या डिफेंस मिनिस्टर का अभी हाल ही में हो, क्या भारत और चीन के बीच में रिश्ते एक नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या एससीओ की ये वाली जो मीटिंग थी, क्या ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है या नहीं बन सकती? इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन आफ्टर ऑल हुआ क्यों था, और उस पर्टिकुलर जगह पर जो भारत ने अभी हाल ही में चाइना के खिलाफ जाते हुए, एससीओ के खिलाफ जाते हुए स्टेटमेंट को साइन करने से मना किया, क्या उससे एक नया चैप्टर खुलेगा या फ्रिक्शन पॉइंट होगा? 1996 में जब सोवियत यूनियन के साथ जुड़े हुए सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट हो चुके थे, उस समय चीन को यह लगा कि ये सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक एकदम मेरे बाजू में है और इन सारे सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स के पास बहुत सारा रिसोर्स है। सोवियत अभी टूट चुका है, रशिया अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो 1996 में चीन ने यह सोचा कि क्यों ना इस पीरियड में मैं एक सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स के साथ मिलकर, उनके साथ बातचीत करके तुरंत जो है एक ग्रुपिंग के तहत अपने मसले जितने भी हैं वो इनके साथ रिजॉल्व कर लूं। चीन ने लिस्ट बनाई और देखा कि उसके पास सबसे बड़े मसले जो थे वो बॉर्डर को लेके थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के कई देश जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जब वो अलग हुए सोवियत यूनियन से और जब रूस फाइनली बना, उस समय इन सारे सेंट्रल एशिया के देशों के चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए चीन ने 1996 में शंघाई 5 नाम की एक संगठन को अंजाम दिया। 1996 से लेकर 2001 तक लगभग 5 से 6 साल चीन बहुत केयरफुल तरीके से हर एक सेंट्रल एशिया के देश के साथ बैठा और उसने अपने बॉर्डर के मसले सुलझाए। और इन बॉर्डर के मसलों को सुलझाने के समय एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा कि चीन ने गिव एंड टेक के टाइम पर कई बार अपनी पोजीशन को नीचे भी किया। यानी कि कई ऐसे स्थान भी हुए जब सेंट्रल एशिया के देशों ने यह बात बोली कि चीन, ये बॉर्डर का मसला तभी सॉल्व होगा जब आप ये टेरिटरी हमारे नाम करेंगे। और चीन जैसा बड़ा देश इस पॉइंट पर अग्री करते हुए, इस पॉइंट के साथ समर्थन देते हुए, उसने इन देशों के साथ कई बार टेरिटरी अपनी दी भी उनको। क्यों? क्योंकि चीन को इवेंचुअली इन देशों से रिसोर्स चाहिए था, मिनरल्स चाहिए थे, और वो रिसोर्स और मिनरल्स का प्रयोग करके वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहता था। 2001 में जब ये पूरे के पूरे बॉर्डर मसले सुलझा दिए गए, उसके बाद वही शंघाई 5 को उसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते ही उसने इन सारे देशों के साथ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के अग्रीमेंट साइन कर लिए। और चाइना ने दूसरी चीज ये बोलना शुरू कर दी कि आपको रिसोर्सेज मुझे देने हैं और रिसोर्सेज के रिटर्न में मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। गौर कीजिए कि ये सारे सेंट्रल एशिया के देश जब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे तो सोवियत यूनियन इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, लेकिन जब ये सारे देश सोवियत यूनियन के शिकंजे से आजाद हुए तो ये सारे देश एक वैक्यूम में, एक वॉइड में आ गए थे और इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्लेयर चाहिए था। भारत उस समय इस प्लेयर को बनने में नाकाम था, क्योंकि भारत की उस समय की विदेश नीति इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने वाली रणनीति के ऊपर चल ही नहीं रही थी, वो थॉट ही नहीं था। तो ये सारा का सारा वैक्यूम चाइना ने फिल किया। और शंघाई 5 के बाद जब एससीओ बना, इस एससीओ में उसने जाकर फाइनली ये पॉइंट बोला कि आप मुझे रिसोर्स दीजिए, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, वही लेवल की सुरक्षा जो एक समय पर सोवियत यूनियन आपको देता था।
ग्रेजुअली एससीओ के अंदर चाइना के साथ साथ रूस भी आया। लेकिन एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण था कि जब रूस आया और 2010 से 2015 का दशक चल रहा था, उस समय रूस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्जर्व किया। रूस ने कहा कि भाई ये सारे सेंट्रल एशिया के देश मेरे ही स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के देश हैं, और इन सारे देशों में आज चीन यहाँ पर सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि इनको सुरक्षा प्रदान करते हुए वो काम कर रहा है जो एक जमाने में लगभग 75-80 साल मैंने किया था। इस कॉन्टेक्स्ट में रूस ने चीन से लड़ने के बजाय चीन के साथ एक खेल खेलने की मुहिम रची। उसने बार बार बोलना शुरू करा कि चाइना, हमें एससीओ को एनलार्ज करना चाहिए। एनलार्ज करते करते इवेंचुअली क्या हुआ कि एससीओ बड़ा हुआ और उसके अंदर नए प्लेयर आए, जिसमें रूस ने भारत का समर्थन करते हुए भारत को वहां बिठाया। लेकिन चाइना को ये गेम समझ आ रहा था। चाइना को ये लग रहा था कि अगर रशिया चाहता है कि एससीओ एनलार्ज हो तो एससीओ के एनलार्जमेंट से एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मान लीजिए कोई नए प्लेयर आएंगे तो मेरा दबदबा घटेगा। तो उस दबदबा घटने को बचाने के चक्कर में, और क्योंकि चाइना ये बात समझ रहा था कि रशिया का सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया होगी, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का समर्थन करना चाइना ने चालू कर दिया। और चाइना ने उस समय रशिया को बोला कि यदि आप भारत को मेंबर बनाते हैं एससीओ का तो हम पाकिस्तान को बनाएंगे। इससे उसको एक गेम समझ आ गया। गेम ये था, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जब इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने एससीओ को ज्वाइन किया, इनके एससीओ के ज्वाइन करने के बाद एससीओ में इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज स्टार्ट होने लग गए। आज भी 2025 में जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर अभी गए स्टेटमेंट के साइन करने के टाइम पर, हमने उस स्टेटमेंट को नकारा, क्योंकि उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के द्वारा आयोजित जितने भी टेररिज्म ग्रुप्स हैं उनके ऊपर चर्चा और उनके ऊपर मेंशन इस स्टेटमेंट में नहीं था। चाइना को ये गेम समझ आ गई कि जब एससीओ में इंडिया और पाकिस्तान आएंगे, इन दोनों के मसले हमेशा से एससीओ में एक दूसरे को ऑक्यूपाइड रखेंगे। रशिया एक बिग ब्रदर की तरह इन दोनों के मसलों को सुलझाता रहेगा। मुझे एससीओ को अपने तरीके से चलाने की सहमति इस पूरे बैकड्रॉप में मिल जाएगी। और इसी गेम से चाइना ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को समर्थन देते हुए एससीओ में बढ़ावा दे दी। अब दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत ये थी कि चाइना ने जब एससीओ में ये मॉडल रचा, इसके बाद एक चीज तो तय हो गई कि इसका खमियाजा भारत और चीन के रिश्तों पे भी आया। क्योंकि जब गलवान घाटी का क्लैश हुआ, उस गलवान घाटी के क्लैश के बाद 2020-21 के बाद एससीओ के अंदर भारत ने एक एंटी चाइना पोजीशन भी रखना शुरू कर दी। एंटी चाइना पोजीशन का मतलब ये नहीं था कि हम चाइना को बेसिकली किसी तरीके से उससे भिड़ें। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल क्लियर था कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी को अंडरकट करने के लिए एससीओ के एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना है। 3 से 4 साल ये चलता रहा। आज 2025 में जब ये एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब चाइना को ये उम्मीद जागी है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे निकम्मे के आने के बाद वर्ल्ड के अंदर एक अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बैठी हुई है, तो क्यों ना हम इंडिया और चाइना ही एक दूसरे के साथ रिलेशन इंप्रूव करना शुरू कर दें। लेकिन भारत की तरफ से जो सिग्नल्स चाइना को अभी मिले हैं, उससे उसको ये चीज समझ आ गई है कि भारत इस समय एक कोल्ड कन्फ्रंटेशन से लेकर कोल्ड कोऑपरेशन की ओर जा रहा है। कोल्ड कोऑपरेशन का मतलब ये है कि भारत आज भी चाइना को अपना एक कॉम्पिटिटर ही समझता है, और चाइना को इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि जब तक भारत मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझेगा तब तक कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस दोनों देशों के बीच में नहीं हो पाएगी। आज भारत अपने चीन को लेके कार्ड्स बहुत राइटली खेल रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब से गलवान घाटी का क्लैश हुआ, भारत ने चीन के साथ डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी। चाइना आज की डेट में बार बार पहली बात तो ये चाहता है कि किसी भी तरीके की आर्थिक लेवल पर प्रोग्रेस भारत और चीन के बीच में तभी होगी जब दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी रिज्यूम होगी। भारत इसको लेके अभी तक कॉशियस है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पीपल टू पीपल टाइज, जो चाइना बहुत अग्रेसिवली चाह रहा है कि भारत के साथ बने, जिसके तहत वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और चाइनीज लैंग्वेज एटसेट्रा को वो भारत में प्रमोट करे, भारत ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तीसरी चीज कि चाइना जितने भी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट और पूंजी लेकर भारत में आने की कोशिश कर रहा है, हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक पूंजी के ऊपर आज की डेट में होम मिनिस्ट्री की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिव्यूज होते हैं। तो चाइना की पूंजी जो है वो एकदम से क्लियर भी नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बड़ा स्लो तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। इसी रीजन से मैंने आपको कहा कि चाइना को अब ये समझ आ रहा है कि भारत
कोल्ड कन्फ्रंटेशन से कोल्ड कोऑपरेशन की ओर बढ़ रहा है, ठंडा व्यवहार है। बहुत ज्यादा हम आपके साथ जो है अभी पॉजिटिविटी लाना नहीं चाहते। एक उदाहरण देखिए कि आज भारत ने जब चाइना को एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अलाउ किया, तो उस एनर्जी सेक्टर में जैसे ही हमने चाइना को परमिशन दी, उस परमिशन के साथ हमने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये थी कि चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करना पड़ेगा और 65% क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके तहत लोकल प्रोजेक्ट्स का समर्थन चाइना को करना पड़ेगा। ये चाइना के लिए एकदम शॉक हुआ, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि क्लीन एनर्जी भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस पूरी मार्केट को मैं डायरेक्टली जाके टैप कर लूंगा। लेकिन जब भारत ने ये कंडीशन लगा दी है, तो उससे चाइना को ये समझ आ गया कि भारत जो है आज की डेट में, चाइना का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम भारत को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना ले क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को लेकर, वो सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी भारत अब नहीं चाहता है। क्योंकि अगर भारत लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, वो भी चाइना से, तो ये एक नया लेयर ऑफ रिलेशनशिप है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस रीजन से अब कुछ चाइना के आज की डेट में स्कॉलर्स ये बात बोलने लग गए हैं, और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग बोलने लग गए हैं कि भारत और चीन इस समय एक कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस ट्रैप में फंस चुके हैं। और ये कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस ट्रैप का सबसे बड़ा खमियाजा एससीओ में भी दिखा, जहां पर भारत ने सबसे पहले इजराइल ईरान के ऊपर बनाई गई स्टेटमेंट जो चीन ने बनाई थी इजराइल को कंडेम करते हुए, भारत ने उसको भी जो है नकारा। इसके साथ साथ भारत ने अभी जो हाल ही में टेररिज्म को लेकर स्टेटमेंट को नकारते हुए बोला कि टेररिज्म सिर्फ बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नहीं, बल्कि वो पूरी कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री है जिसको पाकिस्तान जैसा नापाक देश समर्थन करके यहाँ चला रहा है। आप उसके बारे में भी चर्चा कीजिए, और चीन उसके बारे में साइलेंट था, तो भारत ने कहा कि हम इस कंसेंसस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भारत के ऊपर दबदबा दबाया जाए, प्रेशर बनाया जाए। इसी रीजन से आप देखिए कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि चाइना आज की डेट में बार बार रशिया की तरफ से प्रेशर डाल के रशिया के थ्रू स्टेटमेंट्स दिलवा रहा है कि हम लोगों को एक रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल को रिवाइव कर देना चाहिए। क्योंकि ये रशिया इंडिया चाइना का ट्राइलैटरल रिवाइव करने के पीछे जो चाइना की रणनीति है वो ये है कि इस ट्राइलैटरल को रिवाइव करके चाइना भारत के ऊपर रशिया के थ्रू प्रेशर डलवाना चाहता है कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज जो है ऑल्टरनेट टू यूएस डॉलर बन जाए, जिसमें चाइना का युआन जो है वो एक ऐसी मेजर करेंसी हो जिसमें जो है ब्रिक्स के देश हों, एससीओ के देश हों, ये सारे व्यापार करें। भारत इस चीज के खिलाफ है। भारत ने रशिया को ये बात कम्युनिकेट भी की है कि हमें रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस ट्राइलैटरल में युआन जो है, चाइना की जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसका इंटरनेशनलाइजेशन नहीं, बल्कि भारत के रुपये का इंटरनेशनलाइजेशन और भारत के रुपये कार्ड का इंटरनेशनलाइजेशन होगा। यदि आपको ये बात सही लगती है तो आप बताइए, हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना आज की डेट में फिर जो है अड़ चुका है कि नहीं, मेरा युआन ही चलेगा, भारत का रुपया नहीं चलेगा। तो ये चीज याद रखिए कि भारत और चाइना के रिलेशंस अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इस एससीओ की मीटिंग के बाद ये चीज तो तय हो गई कि भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत चाइना को ये सबक सिखाते हुए बात समझा दी कि आपके हिसाब से विश्व नहीं चलेगा, आपके हिसाब से एससीओ भी नहीं चलेगा। एससीओ में अगर आपका खुद का एजेंडा है, आपके खुद के इंटरेस्ट हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम एससीओ के मेंबर हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत एससीओ को दिशा दिखाना और एससीओ में हमारे नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट को रखना, ये भी एक पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे। हमने की भी है और हम इसमें इस बार सक्सेसफुल भी रहे। तो आने वाले समय में चाइना और इंडिया के बीच में लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेट होंगी, क्योंकि चाइना के सामने जो अब हम नई परिस्थितियां खोल रहे हैं, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइजेशन एक्सेट्रा की, इससे चाइना को अब ये समझ आएगा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा, अब वो भारत रहा है जो अपनी पॉलिसी को रेगुलरली इवॉल्व कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट के बदौलत। तो देखते हैं आने वाले समय में चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई विजिट चाइना की तरफ होती है या नहीं होती। पर एससीओ में भारत ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। धन्यवाद।